हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सफ़ेद पानी यानी ल्यूकोरिया के इलाज के बारे में। ठीक है, काफ़ी लोग उसको सफ़ेद पानी, ल्यूकोरिया या फिर इसको वाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं, जो कि महिलाओं में होने वाली बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है, जिससे महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज अपन इसके सटीक इलाज के बारे में बात करेंगे कि 100% तरीके से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या इसमें आयुर्वेदिक इलाज देना है साथ में, या सिर्फ एलोपैथिक से ठीक हो जाएगा, उसके बारे में कंप्लीट रूप से अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर जो ल्यूकोरिया है ये होता क्या है। सबके मन में सवाल है, ल्यूकोरिया क्या होता है। ल्यूकोरिया इज अ वाइट और येलोइश वेज डिस्चार्ज कॉमनली सीन इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा, क्योंकि मैं अगर कंप्लीट उसको बोलता हूँ तो मतलब कि थोड़ा वो एज रेस्ट्रिक्टेड में कैटेगरी में आ जाता है, फिर वो वीडियो सबके पास जा नहीं पाती है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कुछ बोल सकता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ल्यूकोरिया के अंदर क्या होता है कि एक वाइट येलोइश वेज डिस्चार्ज होता है, जो कि कॉमनली जो वुमेंस में कब होता है, रिप्रोडक्टिव एज, प्रजनन काल में, मतलब कि जो 18 20 30 40 तक की उम्र में ये देखने को मिलता है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मल होता है, अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर होता है तो वो लगभग नॉर्मल माना जाता है। लेकिन इसके कुछ पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है, और या फिर पुअर हाइजीन वगैरह वजह से, या फिर कोई सिस्टमिक इलनेस, मतलब कि अपने को कोई बीमारी हो रखी है उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में अपन जानते हैं कि आखिर जो ये सारी प्रॉब्लम है उनके पीछे लक्षण क्या है, क्या है उसके पैथोलॉजिकल कोजेस जिनकी वजह से ल्यूकोरिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्फेक्टिव कोजेस हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है किस किस का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद में ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको कोई क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया, जो कि एसटीडी जो होते हैं, एसटी इन्फेक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे जो है आपको वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके बाद में नॉन इन्फेक्टिव कोजेज भी हो सकते हैं, जो कि मतलब कि किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं, लेकिन यहाँ पे पुअर जेनाइटल हाइजीन की वजह से कई बार क्या होता है कि अपन साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, गीले कपड़े काफ़ी लंबे टाइम तक पहन रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर कंटिन्यूसली अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है एनीमिया की, तो वहाँ पे भी ये समस्या देखने को मिलती है। माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण की समस्या है उसमें भी अपने को देखने को मिलता है, जहाँ पे विटामिन डी की कमी है, लोगों के अंदर जो पोषण सही से नहीं मिल रहा है, उस वजह से समस्याएं होती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, इसका ये एक मुख्य कारण होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जो कि एनीमिया और माल न्यूट्रिशन या पुअर हाइजीन की वजह से यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये पैथोलॉजिकल कोजेज होते हैं ल्यूकोरिया के। उसके बाद में देखते हैं सिम्टम्स, क्या 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 लक्षण अपने को साथ में देखने को मिलते हैं। आपको पता है थिक यानी कि गाढ़ा, वाइट, येलोइश, ग्रीन डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। वाइट भी हो सकता है, येलो, थोड़ा ग्रीनिश भी देखने को मिल सकता है आपको। थिक जैसे कर्ड जो होता है ना, दही की तरह आपको देखने को मिल सकता है। फाउल स्मेल बहुत, मतलब उसमें से अगर फाउल स्मेल आ रही है, ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे इन्फेक्टिव कोज उसका है। और कई बार जो वल्वल जो रीजन है वहाँ पे आपको इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हल्का फुल्का दर्द जैसा महसूस होता है, और अगर जो इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे लो ग्रेड का फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं इस केस में। उसके बाद में बात आती है बेस्ट ट्रीटमेंट की, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। काफ़ी लोग जो होते हैं काफ़ी जगह से ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनको समस्या रहती है। तो यहाँ पे अपन एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या लोग कमी कर देते हैं और क्या चीज़ें उनके साथ में चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात आती है, अगर कोई किसी पेशेंट को लंबे टाइम से ल्यूकोरिया की समस्या है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए अपन आरएल का यूज़ करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशन जो होता है 500 ml का, उसको अपन डायरेक्ट आईवी रूट के थ्रू उसको देते हैं। अब उसी के साथ में अगर पेशेंट को जो है कि इन्फेक्शन है, अगर फाउल स्मेलिंग है या ज़्यादा समय लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। तो आरएल के साथ में जो सेफ्ट्राइएक्सोन है इंजेक्शन जो होता है, उसको एएसटी करने के बाद में पेशेंट को डायरेक्ट आईवी दे दिया जाता है। इसमें मिक्स करने की बजाय आप उसको डायरेक्ट आईवी देंगे तो अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। सेफ्ट्राइएक्सोन एक एंटीबायोटिक होता है, जो कि मैंने बताया ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो उस प्रॉब्लम को डिसाइड कर देता है, मतलब रूल आउट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे इंजेक्शन एक्यूजोन जो होता है वो पेशेंट को लगाना होता है।
उसके बाद में मैं बात करूँ तो इंजेक्शन मेट्रोजिल जो कैंडिडेट इन्फेक्शन या फिर जो मिक्स्ड टाइप का इन्फेक्शन जो होता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए जो मेट्रोनिडाज़ोल जो होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। मेट्रोनिडाज़ोल या फिर यहाँ पे कई बार जो टैबलेट सेकंडाज़ोल वगैरह दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इंजेक्शन की फॉर्म में मेट्रोजिल देते हो ना, तो बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा करके और ठीक से काम करता है, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किल करके और इस बीमारी से रूल आउट करता है। बहुत जल्दी इससे आराम पेशेंट को मिलता है। तो मेट्रोजिल का जो इंजेक्शन है वो आरएल को ख़त्म होने के बाद में पेशेंट को स्लोली दिया जाता है। अब ये तो था पूरा आईवी ट्रीटमेंट की क्या क्या चीज़ें उसको इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा समस्या है, कमज़ोरी ज़्यादा है, अगर उसकी बीपी हल्की फुल्की डाउन है, तो उसको साथ में जो डेक्सोना का जो इंजेक्शन होता है उसको आप आईएम रूट के थ्रू दे सकते हैं या फिर उसको आरएल में मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो डेक्सोना भी कई बार दिया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ओरल ट्रीटमेंट की। ओरल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है फ्लू का, जो कि कई बार वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जो मैंने बताया ना कि उस रीजन में कई बार इचिंग होने लग जाती है वल्वा भाग में, तो वहाँ पे क्या होता है कई बार फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसको रूल आउट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर जो कैंडिडियासिस इन्फेक्शन जो हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए फ्लूकोनाजोल सबसे बेस्ट टैबलेट मानी जाती है। इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है, जब ओरल अगर उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, लेकिन वो बहुत सीवियर केसेस में दिया जाता है। तो यहाँ पे अपन टैबलेट फ्लू का ही सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये होता है कि आप उसको ओरल जो होता है 150 mg की जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को दी जाती है। तो इस टैबलेट को देने का तरीका ये है कि जैसे अपन एक टैबलेट पेशेंट को आज रात को दे रहे हैं, तो जो सेकंड जो 150 mg की टैबलेट है वो पेशेंट को चौथे दिन देनी है रात को। ऐसे कर करके आपको 3 टैबलेट देनी है, एक तो पहले दिन, चौथे दिन और 7वें दिन। इतना आपको करना होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो टैबलेट होती है वो है कैप्सूल कैंडिड सीएल। अब कैंडिड सीएल जो होती है ना, ये सपोजिटरी आती है, जो कि जिस जगह पे इन्फेक्शन हो रहा है लोकली वहाँ पे इसको जो पार्ट जो होता है ना उसके अंदर जो इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने से क्या होता है कि जब वहाँ पे लोकली जो कैंडिडिस इन्फेक्शन जो होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल जो दोनों ड्रग होती है ना, वहाँ पे एक लोकली रिलीज होकर के और उस जगह पे जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उसको ख़त्म करते हैं। और यहाँ की जो हाइजीनिक जो होती है, मतलब कि जो प्योरिटी जो होती है वहाँ को उसको मेंटेन करके रखती है। तो कैप्सूल कैंडिड सीएल जो होती है इसको इंसर्ट किया जाता है। ये डेली नाइट को एक कैप्सूल को इंसर्ट करना होता है कंटिन्यू 7 डेज़ के लिए, ताकि आपको कंप्लीटली रिलीफ उससे मिल सके। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन सबसे सेफ ड्रग मानी जाती है और सबसे इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है। इस केस में अगर मतलब प्रेगनेंसी का केस भी है तो वहाँ पे भी जो एजिथ्रोमाइसिन है वो सबसे सेफ ड्रग मानी जाती है। तो एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी पोटेंट एंटीबायोटिक है जो कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज को किल करने के लिए एलिजिबल होती है। तो यहाँ पर अपन एजिथ्रोमाइसिन को पेशेंट को देते हैं। इसको दोपहर एक टैबलेट पेशेंट को 500 mg की देनी होती है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है, यहाँ पे अपने को कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं मतलब कि जो लंबे समय से आ रही है ना, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जो स्त्रियों में जो रोग होते हैं ना ये आसानी से ठीक होते नहीं है। तो यहाँ पे अपने को आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशंस होती है कई बार उनकी हेल्प लेनी होती है। तो यहाँ पे जो अशोका रिस्ट होती है, अशोका रिस्ट जो होती है जो फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक करने में, जो एनीमिया की कंडीशन उसमें बन रही है, जो कमज़ोरी आ रही है, जो माल न्यूट्रिशन उसके अंदर हुआ है, विटामिन की जो कमी है, तो उन सभी कमियों को पूरा करती है। और जो पेशेंट के अंदर है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, जिसको ल्यूकोरिया हो ना उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, तो उसको यहाँ पर ये नरिश करता है और उसको ताकत प्रदान करता है, ताकि उसके अंदर मतलब थोड़ी बहुत शक्ति आए, ताकत आए, जिससे उसे समस्या जल्दी से ख़त्म हो सके। और अशोका रिस्ट जो होती है ना, यहाँ पे 15 ml जो होती है, ये 15 ml सुबह शाम करके दी जाती है। और इसको 15 ml को आधे या 1 गिलास पानी के अंदर डिज़ोल्व करके फिर लिया जाता है, क्योंकि अगर आप 15 ml इसको मतलब किसी पेशेंट को डायरेक्ट देते हैं तो उससे मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, उससे लिया नहीं जाएगा। तो इसको आधे पानी में डिज़ोल्व करके और फिर पेशेंट को दिया जाता है। ये अशोका रिस्ट जो होती है ना सबसे बेस्ट काम करती है इस केस में। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो खुद जो ट्रीटमेंट देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आती है वो है पाउडर सुपारी पाक। सुपारी पाक जो होता है मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है श्वेत रक्त प्रदर्जन्य, मतलब कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है ना उसके अंदर इसका उपयोग होता है। कटिशूल, पेड़ुए, सूल की दर्द, रक्त की कमी, भूख न लगना, श्वास कष्ट, शारीरिक दुर्बलता, ठीक है। और यहाँ पे जो एसटीडीज जो होते हैं, जो मैंने बताया ना जो यूटीआई वगैरह इन्फेक्शन जो होता है ना उसको ठीक करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ जो महर्षि कंपनी की जो है दोनों ड्रग उसी की हैं। तो सुपारी पाक जो होता है ये पाउडर की फॉर्म में आता है। तो इसको जो होता है पेशेंट को 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को मिल्क के अंदर डिज़ोल्व करके पेशेंट को दिया जाता है। तो मिल्क के अंदर अगर आप देते हो तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा जो एलोपैथिक जो ये ट्रीटमेंट है ना, ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी जो समस्याएं होती है, जैसे किसी टाइप की एलर्जी हो गई, ये भी एक तरीके की एलर्जी है, इन्फेक्शन जो होता है ल्यूकोरिया, इसके अंदर भी आपको सिर्फ एलोपैथिक से कई बार फ़ायदा नहीं मिलता है, साथ में आपको ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी ऐड करनी होती है, तब जाके पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है। उसके साथ में कई बार अपने को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर पेशेंट के अंदर ज़्यादा कमजोरी आ रही है, लंबे समय से है, तो उसको कैल्शियम विटामिन D3 का सप्लीमेंट दिया जाता है, टैबलेट रोजाना की एक टैबलेट उसको शाम के शाम दी जाती है। साथ में प्रोबायोटिक्स जो लैक्टोबैसिलस की जो टैबलेट वगैरह होती है वो दी जाती है, ताकि जो वेजाइनल फ्लोरा, मतलब कि जो वेजाइनल के अंदर जो वेजाइनल पार्ट होता है ना, वहाँ के अंदर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि वहाँ की जो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, कई बार वो टैबलेट्स की वगैरह से अगर किल हो जाते हैं, तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस या फिर प्रोबायोटिक्स अगर पेशेंट को दिए जाते हैं तो वहाँ की जो बैक्टीरिया जो है वापस से मेंटेन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ की जो वेजाइनल फ्लोरा है उसको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कई बार उसको लैक्टिक बेसिलस की टैबलेट भी दी जाती है। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट होता है ये एक पेशेंट को दिया जाता है अगर ऐसी समस्या किसी के अंदर आती है तो उस केस में। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कुछ पेशेंट एडवाइस या कुछ उसके अंदर कुछ हाइजीन की किस तरीके से वो अपना हाइजीन मेंटेन कर सकता है। मेंटेन जेनेटल हाइजीन को मेंटेन करना है। क्लीन विद प्लेन वाटर, प्लेन वाटर से आपको धोना है। अवॉइड हेयर सोप, आपको किसी भी टाइप का जो साबुन वगैरह होता है उसको यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पे आप जो वी वॉश जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। आपको कभी भी टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं और रोज़ाना आपको मतलब बहुत लूज़ अंडरगारमेंट पहनने हैं और उसको रोज़ाना चेंज करते रहना है। अगर किसी को अपने पार्टनर को अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो सबसे पहले उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको ट्रीट नहीं करोगे तो ये पेशेंट को जो ये प्रॉब्लम है वो कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके बीमारियाँ ठीक होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो पार्टनर का ध्यान नहीं रखते हैं, उसको बीमारी है, अब आप अपने लिए दवाइयाँ लेते जा रहे हो तो ठीक कैसे होगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका ट्रीटमेंट एक साथ होना चाहिए, तब जा कर के ये बीमारियाँ जो होती है वो कंट्रोल होती हैं। तो ये था आज के लिए कि सफ़ेद पानी की समस्या, ल्यूकोरिया का अगर किसी को प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके अंदर क्या तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या क्या चीज़ें दी जाती है। एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक को मिक्स करके अगर दिया जाता है तो पेशेंट को 100% यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी तो आप कमेंट भी पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अभी आप हमें बता सकते हैं। और आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है एंटीबायोटिक या इंजेक्शंस, जिसको आप किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, किसको किसके साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।